एपटेक कंट्रोवर्सी हो या जम्मू कश्मीर में चल रहे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए विरोध हो, इन सभी मसलों पे अभी जम्मू कश्मीर में सियासी दल और साथ साथ में बाकी अन्य समाजी दल, सोशल एक्टिविस्ट जो है वो रोड्स पे है। ख़ास तौर पे अगर आप अभी एपटेक के रिलेटेड कंट्रोवर्सी देखो तो उसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट्स आपको कई दिनों से सड़कों पे दिखेंगे और कल उन्होंने कैंडल मार्च करके राजभवन तक मार्च करने की कोशिश की थी। मेरे साथ इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए डीएपी स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब है। निज़ामी साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कल बात करनी चाहिए थी, वहाँ नारे हुए तो बात नहीं हो पाई, लेकिन निज़ामी साहब मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको, बच्चे सड़कों पे है और कई दिनों से इन प्रोटेस्ट ने बड़ी अच्छी तूल पकड़ी है और कल उन्होंने राजभवन तक पहुंचने की कोशिश भी की और कई सियासी दल जो है उस प्रोटेस्ट में उन्होंने शमूलियत की, तो आप कैसे देखते हो डीएपी इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस एपटेक की कंट्रोवर्सी को कैसे देखती है? देखिए, ये एपटेक का मामला जो है मेरी नोटिस में जब आया तो मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है पूरे देश तक पहुंचा और उसके बाद जो है काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व हुई और मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया। ये जो एस्पिरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, ये इनकी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि जो एपटेक का मैंने बैकग्राउंड देखा, 5 से 6 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइन लगाया है और एक ऐसी टेंटेड कंपनी को आप फिर से जो है कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें, तो जम्मू कश्मीर के जो आज एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे विश्वास होगा? ये तो ऐसा हो गया कि आप एक कातिल को कह रहे हैं कि आपको बेल मिल गई, अब आप दूसरा कत्ल करिए। तो इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज़ाद साहब ने कंडेम भी किया और बात भी उठाई और हम भी यही जो है पीसफुल जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया और कल कैंडल जो मार्च था उस पर हमने शमूलियत की। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुगल किशोर शर्मा भी साथ थे, अशोक शर्मा जी थे, गौरव चोपड़ा जी थे, पूरी पार्टी उनके साथ। निज़ामी साहब, चूंकि मामला कोर्ट में है और परसों जो है एसएसबी चेयरमैन ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जिनमें उन्होंने कहा कि कोर्ट जब तक इस पे जजमेंट लेके नहीं आती तब तक जो है हम कुछ नहीं कह सकते, और वो कोर्ट में जो 2 रिक्रूटमेंट्स पे जो कोर्ट ने स्टे लगाई है, यानी उनका रिजल्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो सब इंस्पेक्टर और जेई के एग्जाम्स है, तो बाकी अन्य रिक्रूटमेंट्स पे हमें कोर्ट ने अभी नहीं रोका है। नहीं, तब तक अगर ये मामला जो है कंट्रोवर्सी बन चुकी है, एक नेशनल लेवल का मुद्दा बन चुका है जिसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने विरोध किया है, सड़कों पे उतरे हैं। कल ऑल पार्टीज मीटिंग हुई जहां मैंने मुनासिब समझा, हमारी ऑल पार्टी मीटिंग में तो हमने डीएपी देखी ही नहीं। हम इन मुद्दों पे ऑलरेडी सड़कों पे उतर चुके हैं और उतरे हुए हैं, क्योंकि आपने लैंड एविक्शन का मामला देखा तो हमारी ही पार्टी वाहिद पार्टी थी जम्मू कश्मीर में जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट किए। हमने बर्फ नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, और आज़ाद साहब ने होम मिनिस्टर से बात की और उन्होंने यकीन दिलवाया कि हम जो है बिल्डोजर रोकेंगे। उसके बाद रुका भी। टैक्स की बात जहां आती है उस पर हमने प्रोटेस्ट किए और सरकार ने यकीन दिलाया कि हम जो गरीब तबके को नहीं छेड़ेंगे। अभी भी हम चाहते हैं कि जो टैक्स है बिल्कुल जो है वो नहीं लगना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है जो आज यूटी है। लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारा रोज़गार नहीं है। तो आज जो एपटेक का मामला है वो भी सबसे पहले हमने ही उठाया, तो हम सड़कों पे हैं लोगों के साथ। कल जब मैं जो है रोड पे उनके साथ खड़ा था, उसके बाद जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आई, तो मैंने ये कहा कि हमें बेडरूम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हम ऑल पार्टीज मीटिंग क्या कर रहे हैं वहां बैठ के, कबाब खाने थोड़ी ना हम पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, लोगों के मुद्दे जो हैं वो उठाने चाहिए सड़कों पे, लोगों के साथ रह के। गुलाम नबी आज़ाद साहब बेडरूम पॉलिटिक्स नहीं करते। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है मेहनती लीडर हैं, इसलिए हम सड़कों पे उतरे और लोगों के मसले जो हैं वो उठाए और उसमें हमें कामयाबी भी मिली। कुछ लीडर्स जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न से लेके कांग्रेस के अभी जो हायर पोस्ट पे यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे हुए, उनके ये बयान आए कि जो डीएपी के रिलेटेड जो बयान आए कि उन्होंने पार्टी में यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में शमूलियत क्यों नहीं की, उनका एजेंडा कुछ और है, वो इस मीटिंग में शमूलियत नहीं कर सकते। तो उस पे आप क्या कहें? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग्स का एजेंडा
सामने उस वक्त आना चाहिए जब लोग परेशान थे, जब लोग दुखी थे, जब बिल्डोजर चल रहा था। उस वक्त क्यों नहीं ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई? हमने उस वक्त प्रोटेस्ट किए पूरी स्टेट में, बर्फ और बारिश नहीं देखी, और उस वक्त यही लोग जो हैं गुलमर्ग में तस्वीरें खिंचवाने गए थे और बर्फ के मजे ले रहे थे। और ये लोग जो हैं रिजेक्टेड लोग हैं, इनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट किया है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सेंटर भी उनको सीरियस नहीं लेते। इसलिए हम उनके साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ क्या खड़े हों, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आज जो माहौल बनाया है उसकी जिम्मेदार वही है। तो हम उनके साथ क्या मीटिंग करके हासिल करेंगे? हम लोगों के साथ थे। कल हम एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ सड़कों पे उतरे, तो उसके बाद जब हम उतरे, जब आज़ाद साहब ने वहां एड्रेस किया बच्चों को, उसके बाद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आ गए, उसके बाद ही महबूबा मुफ्ती आ गई, तो हमने उनको कहा ना कि हम कबाब खाने आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपने सड़क पे हमारे साथ देना है, लोगों का साथ देना है, तो सड़कों पे उतरिए। आपकी बात मैं अभी रोकता हूं, लेकिन मुझे जानना चाहूँगा आपसे कि पिछले ही दिनों एलजी मनोज सिन्हा ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की, छोटी वार्तालाप भी, जिन्होंने कहा कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा है, जिनकी इनकम लाखों करोड़ों में है, या जिनके जो आईफोन तक भी बात उठी थी कि जो ये प्रोक्योर, उनको 1000 रुपये या कुछ देने में क्या दिक्कत है। और जानना चाहूँगा आपसे ये कि अगर पूरे इंडिया में, पूरे देश में ये प्रॉपर्टी टैक्स लोग पे कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देने में दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे लगता है काफ़ी इमेच्योर स्टेटमेंट है। गवर्नर साहब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी शायद मालूम नहीं है। तभी जम्मू कश्मीर में जब से भाजपा का शासन शुरू हुआ, उसके बाद 3 गवर्नर चेंज हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को समझना जो है आसान बात नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट रही है। यहाँ 6-6 महीने, 1-1 साल हड़ताल रही। आप देखिए कि आज मिलिटेंसी का असर जम्मू कश्मीर में अभी भी है। आपने 370 हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंसी जो है जम्मू तक पहुंच गई। आपके रजौरी में जो है डांगरी का हादसा हुआ। तो जम्मू कश्मीर में रोजगार नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप मुझे बताइए, 8 सालों में आपने कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया? जो आज इकोनॉमिकली जो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हैं, वो हिट हुए हैं। तो आप जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं करें। आज जम्मू कश्मीर का मसला जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस होता है। तो एक दो दुश्मन जो है इसके लिए लड़ रहे हैं। तो हम इसलिए उनसे गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है अभी पीछे हैं। इसलिए जो जम्मू कश्मीर में आपने हालात पैदा किए हैं, अगर आपने काम किए होते, हम कहते हैं ठीक है, हमें रोजगार मिल रहा है, हम 500 नहीं बल्कि 1000 रुपया टैक्स देंगे। लेकिन जब हमारी वो फैसिलिटीज नहीं बनी, यहाँ आप नालियां अभी तक बना नहीं पाए, अभी ईंट नहीं रखे, आपने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया, मुझे बताइए जम्मू में एक ईंट भी 3 सालों में। मुझे बताया कि डीएपी क्या चाहती है, कि टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, डिले होना चाहिए, या कुछ एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए? डीएपी क्या चाहती है? देखिए, जहां भी थ्रू आउट, मुझे लगता है थ्रू आउट द कंट्री या पूरे दुनिया की बात करें, जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स होते हैं, जहां मिलिटेंसी का असर होता है, वहां इकोनॉमिकली जो लोग हैं वो उतने एम्पावर नहीं होते, उतने जो है वेल ऑफ लोग नहीं हैं। क्योंकि जब एक मिलिटेंट जो है एक शख्स को का कत्ल करता है, तो वो पूरा परिवार उससे इफेक्ट होता है, असर जो है पूरे परिवार पे होता है। तो उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलता, जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलता। अभी यहाँ कश्मीरी पंडित हमारे जो भाई बहन प्रोटेस्ट पे थे, वो तो सैलरीज की भीख मांग रहे थे सरकार से, कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला सरकार की तरफ से। तो यहां सैलरियां लोगों को नहीं मिल रही, यहां कोई जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही, यहां कोई ऐसे रिसोर्सेज आपने पैदा नहीं किया 8 सालों में, तो हम कहेंगे कि आपने इंडस्ट्री, तो इसलिए हमें लगना नहीं चाहिए। देखिए, जायज, अगर हम नहीं कहते कि लगना ही नहीं चाहिए, हम कहते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, सरकारी खजाने में भी कुछ पैसा होना चाहिए, वो डेवलपमेंट हो सकती है रियासत की, लेकिन पहले आप लोगों को जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, लोगों को इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग करिए। जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तभी तो टैक्स भर सकते हैं। जब मेरा जेब ही खाली है तो मैं टैक्स क्या करूंगा? तो आप कह रहे हैं कि पहले कुछ बने, डिले आप चाहते हो इसमें? नहीं, डिले नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जो लोग सफर कर रहे हैं इतने सालों से, एक कंपैरिजन जो आप दिल्ली को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ रहे हैं, दिल्ली जो है
आतंकवाद अफेक्टेड यूटी नहीं है। हमारी जम्मू कश्मीर जो है मिलिटेंसी अफेक्टेड एक यूटी है, जहां दोनों सूबे के लोग जो है मिलिटेंसी से जो हैं परेशान थे और असर उसका पड़ा। लेकिन हम कहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो एग्जेम्पशन चाहते हैं आप। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि जो देखिए एक कैटेगराइज कीजिए। जिस तरीके से आपने लैंड एविक्शन ऑर्डर निकाला, उसमें आपने रातों रात ऑर्डर निकाला और कहा कि 70 लाख लोग जो स्टेट लैंड पे हैं वो सब लैंड ग्रैबर्स हैं, तो वो ऑर्डर आपको वापस क्यों लेना पड़ा? एक हिसाब से वापस ही लेना पड़ा ना। चलिए आपने ऑफिशियली नहीं लिया, लेकिन बिल्डोजर तो रुक गए ना। जब आजाद साहब ने बात रखी होम मिनिस्टर के सामने कि साहब 70 लाख लोग ये वो हैं जिन्होंने सरकारी खजाने में पैसा भर के उनको अलॉटमेंट्स मिली, आप कॉलोनीज जो है रेगुलाइज नहीं है, उनको रेगुलाइज करिए। उनको कहिए कि इतनी रकम आप अदा करिए, आपकी प्रॉपर्टी जो है हम रेगुलाइज करेंगे और लीगलाइज करेंगे। तो ये जो कानून बने हैं ये हमने खुद तो नहीं ना बनाए, ये तो महाराजा हरि सिंह के टाइम पे कानून बने थे। ये तो बाकी पिछली गवर्नमेंट जो वाजपेयी साहब के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे रोशनी स्कीम आई, फिर आजाद साहब ने उसको जो है और मजीद जो है लोगों को रिहाई देने के लिए एक प्लान्स बनाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप कैटेगरी बनाइए कि मिडिल क्लास को जो है हम इतना टैक्स उसको अदा करना पड़ेगा। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको उससे एक्सक्लूड करना चाहिए, जो गरीब तबका है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। निजामी साहब, मैं समझ रहा हूं कि आप चाहते हो कि टैक्स एज पर इनकम, टैक्स एज पर फाइनेंशियल स्टेटस। बिल्कुल, देखिए मैं नहीं कहता, जहां जहां टैक्स आप अदा करते हैं तो वहां हर, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो कंट्री है, वो प्रोग्रेस करती है। लेकिन जहां 70% लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, जो गरीब तबका है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो वो कहां से टैक्स भरेगा? उसने कर्ज लेके जो है छोटा सा मकान बनाया है तो वो उसका पहले टैक्स भरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कैटेगराइज करिए। लैंड इविक्शन में भी हमने ये बात रखी थी, आप कैटेगराइज करिए। आप 70 लाख लोगों को कह रहे कि आप जो है लैंड ग्रैबर्स हैं, इसलिए मैंने कहा जिनके पास 10 मरले हैं, 15 मरले हैं, जो आजाद साहब ने बात रखी, उनको एक्सक्लूड करिए, उनको बाहर रखिए। ऐसे ही टैक्स अगर आप लगाना चाहते हैं उसमें गरीब तबके को जो है उसे बाहर रखिए और एक कैटेगरी बनाइए। निजामी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, कल जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कॉल दी थी बंद की, तो जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना यह था कि आज वो टाइम था कि अपोजिशन हमें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रही है। अगर वो यूनिफाइड होके एक प्लेटफॉर्म पे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते तो शायद गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आती, लेकिन अपोजिशन जो है बिखरी हुई है। आपसे जानना चाहूँगा कि डीएपी हो या अन्य सियासी दल हो जो जम्मू कश्मीर के से जिनका ताल्लुक है, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं दिखते इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? देखिए प्लेटफॉर्म, देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो उन लोगों के साथ खड़ा होना जायज़ नहीं समझते जिन लोगों ने बर्बादी जम्मू कश्मीर की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा को जम्मू कश्मीर में एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से आप बर्बाद करिए जम्मू कश्मीर में। यही पार्टियां थी, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हों, चाहे महबूबा मुफ्ती साहब हों, बाकी इन सब ने बीजेपी के साथ हुकूमत की है और आज जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हमारा ये मकसद है कि हम जो इश्यूज़ सामने आए, चाहे लैंड इविक्शन का मामला आया, टैक्स का आया, आज स्टूडेंट्स के मामले आए, हम सड़कों पे उतरे और हमें कामयाबी भी मिली। इसलिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें खुद लड़ना पड़ेगा और आज़ाद साहब मुझे लगता है वाहिद लीडर हैं हिंदुस्तान के जिनकी एक्सेप्टेंस है जम्मू कश्मीर में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लीडर ऐसा है जिसको सेंटर सीरियस लेती है, क्योंकि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में और दिल्ली में दो बातें नहीं की हैं, जो कश्मीर में बात की वही दिल्ली में बात की। तो आज़ाद साहब जो मुद्दे उठाते हैं, चाहूंगे कल जब आल पार्टी मीटिंग हुई, एनसी पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसको लीड कर रहे थे, तो उनके हिसाब से कि इस जो ये आल पार्टी मीटिंग का गठन हुआ कल, इसमें मेन मुद्दा जो डिस्कस किया गया, उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम यहाँ से जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मिलेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अर्लीस्ट बेस पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाएं और डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर किया जाए। तो डीएपी का इस पे क्या कहना है? देखिए इलेक्शन होने चाहिए, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और इलेक्शन के बगैर जो आप
माहौल आज देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, वो सही नहीं है। क्योंकि यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बाहर के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं, चाहे तहसील लेवल की बात करूं, जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, चाहे एसएसपीज हैं, चाहे डीसीज हैं, बाहर के लिए, उनको तजुर्बा नहीं है जम्मू कश्मीर का। अब आम जो लोग हैं, जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है तो जो लोग हैं वो उसका गला भी पकड़ सकते हैं कि हमारा ये काम करिए। आज सिविल सेक्रेटरीट में आपको फ्रीली इजाजत नहीं है जाने की, किसी ऑफिसर से मिलने की। जब ऑफिसर चाहेगा तब आप मिल सकते हैं। तो जो ऑफिसर्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं है आज। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, वो आंसरेबल भी होते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं। तो इसलिए इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तहसील लेवल हो, सिविल सेक्रेटरीट में काम नहीं हो रहे हैं, लोगों को एक्सेस नहीं मिल रहा है एसएसपी से अपने मसले हल करवाने का, डीसी से अपने मसले हल करवाने, क्योंकि वो बाहर के हैं, आज यहां हैं कल चले जाएंगे। तो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मुझे अपने इलाके में चुन के भेजा है तो मुझे अपने इलाके के काम करने हैं, गरीबों के काम करने हैं। तो इसलिए इलेक्शन होने चाहिए, एक जमहूरी निज़ाम जम्मू कश्मीर में कायम होना चाहिए, और तभी चाहे कोई कितना पानी में है वो सामने आ जाएगा। जामी साहब, आखिर पे जानना चाहूँगा कि कुछ महीनों से और अब तो कुछ हफ्तों से इन एपटेक के रिलेटेड जो ये प्रोटेस्ट कंट्रोवर्सी है बड़ा तूल पकड़ा हुआ है और एस्पिरेंट्स रोड्स पे है। डीएपी जो है, आगे इनकी रणनीति क्या होगी इन एस्पिरेंट्स के रिलेटेड? और साथ में जानना चाहूँगा कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो कल स्ट्राइक की कॉल थी, जम्मू बंद की जो कॉल थी, वो पार्शली जो है ग्राउंड पे दिखी, हम जो है पूरे मीडिया में भी आपने देखा होगा कि उसका फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं दिखा। तो डीएपी का उस रिलेटेड भी क्या स्टैंड है, आगे रणनीति क्या रहेगी प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड? आपसे पूछ चाहूँगा। देखिए, ये मुद्दे कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं हैं, इसमें राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये इश्यूज जो हैं ये गरीबों के मसले हैं, ये अवाम के मसले हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट होने की जरूरत है। लेकिन उस वक्त जब वो लोग, उन लोगों को उन लीडर्स की जरूरत है, ये नहीं कि जब मसला हल हो गया, बिल्डोजर रुक गए, तो फिर आप बोल रहे हैं कि हम जी हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, अब हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। इसलिए आजाद साहब उसमें तो एलजी का बयान आया कि अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो रुकी नहीं है, फिर से चलेगी। देखिए, जब चलेगी तो हम क्या सोए हैं? हम सड़कों पे उतरेंगे, हम तो खामोश नहीं रहे ना। हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उस वक्त मुझे बताइए जो ऑल पार्टीज में आज इतनी बड़ी मीटिंग आपने की, उसमें मुझे बताइए कौन सी ऐसी पार्टी थी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट किया? जिस पार्टी ने, जिसने प्रोविंशियल लेवल पे प्रोटेस्ट किया, हमने ही प्रोटेस्ट किया ना, हम ही होम मिनिस्टर के पास गए ना, हमने ही गवर्नर साहब से बात की ना, हमने ही प्रेशर बिल्डअप किया ना। तो इसलिए ये पार्टियां जो है इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। लोगों को मालूम पड़ चुका है कि इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, और आगे भी इन्होंने कंप्रोमाइजेस करने हैं। इसलिए आज़ाद साहब वाहिद एक शख्स है, एक लीडर हैं, जिन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, जो उन्होंने वादे किए वो निभाए भी। हमने काम जो किए हैं एज चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब ने काम किए हैं, इनको अपने काम बताइए, आप दिखाइए। महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर रही, कौन सा काम किया? कभी आर्मी को गाली देती हैं, कभी कुछ कहती हैं। तो इनकी पॉलिटिक्स यही है। आज वो सेल्फ रूल कहाँ है, आज वो ऑटोनॉमी कहाँ है? तो कंप्रोमाइज़ किया। हमें पता है इनकी मुलाकातें चोरी छुपे कहाँ कहाँ हुई, कौन गवर्नर हाउस चोरी छुपे रात अंधेरे में जाता है। हम तो नहीं गए, हम लोगों के साथ हैं और लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हमने सच की बुनियाद में पॉलिटिक्स करनी है, और लोग इस वक्त आजाद साहब को ही बेस्ट चॉइस समझते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, एपटेक कंट्रोवर्सी पे आपका कंक्लूडिंग कोट चाहूंगा। हमारा यही कहना है कि हमने ही सबसे पहले वो मुद्दा उठाया और हम उनके साथ हैं। कल हमारी ही पार्टी के तमाम लीडर, मैं था और मेरे साथ जो सीनियर लीडर्स भी थे, वो सबसे पहले उनके साथ वहां खड़े थे, और एंड तक कुछ लोग आए, ये भी मैं कहना चाहूंगा, आप शायद विटनेस भी होंगे। हम सबसे पहले आए और एंड तक उनके साथ थे, और उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहां नहीं था। फारूक साहब आए, मीडिया को ब्रीफ किया, चले गए। रमन बल्ला जी आए, मीडिया को ब्रीफ किया, चले गए। महबूबा मुफ्ती जी आई, मीडिया को ब्रीफ किया, चले गए। 5-5 मिनट के लिए आए, लेकिन हम जैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और प्रोटेस्ट खत्म होने तक हम उनके साथ चलते रहे।
और हमने उनको कहा कि आगे आगे सलमान निजामी आपके चलेगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, पहली लाठी मैं खाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। किसी पे लाठी नहीं चलाई, क्योंकि हम सच की बुनियाद पर पॉलिटिक्स करते हैं। हम शो ऑफ के लिए, पीआर के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते। हमने इसलिए उनको कहा कि हम तब तक आपके साथ चलेंगे जब तक ये प्रोटेस्ट आप जो है बंद नहीं कर देते। इसलिए हम आखिर तक चले। ये पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं अपने पीआर के लिए, एक स्टंट है इनका, इसलिए हम उनके साथ तब भी थे, आज भी हैं। अगर हमें रात के अंधेरे में फोन करेंगे, यहां हमारी को जरूरत है, हम उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे चीफ स्पोक्स पर्सन डीएपी सलमान निज़ामी साहब, जिनका आपने साफ तौर पे सुना एप्टेक कंट्रोवर्सी के रिलेटेड इनका स्टैंड क्या है, इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, और साथ साथ में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड जो अभी विरोध चल रहा है उस पे डीएपी का स्टैंड क्या है। अन्य किसी और दल से ज़रूर बात करेंगे और आपके सामने ज़रूर लाएंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियों के साथ साथ समाजी हालात कहाँ पहुँचे, डेवलपमेंट कहाँ पहुँची, आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।